नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी सरकार का कार्यकाल ना सिर्फ संभाल चुके हैं, बल्कि वो बहुत तेजी से अपनी सरकार को अपने वायदों के मुताबिक चला भी रहे हैं। अभी मोदी को शपथ लिए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और मोदी इस बीच में एक इंटरनेशनल दौरा भी कराए और अपनी नेशनल ड्यूटीज तो निभा ही रहे हैं। मोदी सरकार भी संभाल रहे हैं और जहां जहां कमजोर रहे वहां समीक्षा भी कर रहे हैं। 18 जून के बाद से नरेंद्र मोदी एक मिशन पर निकलने वाले हैं। मोदी उन 4 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं जहां लोकसभा की 165 सीटें थी और मोदी यहां 100 के करीब सीटें हार गए। मोदी यही जानेंगे कि हारे क्यों। दूसरी तरफ विपक्ष है जो अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? मोदी की टीम ने जम्मू कश्मीर को लेकर आज एक मैराथन मीटिंग क्यों की? क्या मोदी के पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है? क्या जम्मू कश्मीर में अब ऑपरेशन ऑल आउट का नया दौर चलने वाला है? जम्मू कश्मीर के अलावा मोदी के दिमाग में और कौन सा बड़ा मुद्दा चल रहा है? शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर मोदी देश के 4 बड़े राज्यों में क्यों जा रहे हैं? जिन 4 राज्यों की 165 में से मोदी 101 सीटें हार गए, वहां मोदी कौन सा चुनावी समीकरण बिठाएंगे? यही तो मोदी के काम करने का स्टाइल है। इधर शपथ और उधर फटाफट काम शुरू। मोदी को शपथ लिए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने देश से लेकर विदेश तक का मोर्चा बखूबी संभाल लिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी के पास पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट इटली का था, जहां उन्हें G7 की बैठक में पार्टिसिपेट करना था। यहां मोदी का ही जलवा था। दुनिया भर के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की मुलाकात हुई और स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री ने प्रायोरिटी के काम शुरू कर दिए। इटली रवाना होने से पहले 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी और फिर स्वदेश लौटते ही उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल टीम को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एकदम पुख्ता करने की जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई इस मीटिंग में शामिल हुए हाई प्रोफाइल अधिकारियों को देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि यह मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी। मीटिंग को गृह मंत्री अमित शाह हेड कर रहे थे। अमित शाह के एक तरफ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हैं। और अब बस आप नोट करते जाइए कि इस मीटिंग में कौन कौन बड़े अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, अगले सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी के वाइस चीफ, सेना के 15वीं और 16वीं कोर के कमांडर, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आरआर स्वैन, बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल समेत बहुत से अधिकारी थे। मीटिंग का एजेंडा बहुत क्लियर था, जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी रिव्यू। पूरे चुनाव भर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में थे। उसमें तो सफल नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के दिन 9 जून को जम्मू के रियासी में उन्होंने बड़ा हमला किया जब वैष्णो देवी के यात्रियों पर अटैक हुआ। 9 जून को आतंकवादियों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर जा रहे यात्रियों से भरी बस पर फायरिंग की, जिसमें बस एक गहरी खाई में गिर गई और इसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। 11 जून को आतंकवादियों ने कठवा में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के एक ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की और फिर 12 जून को डोडा में एक सर्च पार्टी को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसमें सुरक्षा बलों के 7 और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया और सीआरपीएफ के एक जवान की मौत भी हो गई। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 1 महीना 20 दिन से ज्यादा चलेगी और इस यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना सबसे बड़ा चैलेंज है। इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। 52 दिनों की इस यात्रा में अनुमान है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु होंगे। आतंकवादी इस यात्रा पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन हमलों को नाकाम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने बहुत बड़ी रिव्यू मीटिंग ली।
मीटिंग में अधिकारियों को गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जम्मू के इलाके में आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलना है। इसके अलावा आतंकवाद समर्थकों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी है। आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा कवर देने को कहा है। यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों पर चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जम्मू में उन पॉइंट्स पर भी ध्यान देने को कहा गया है जहां से आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक गृह मंत्रालय में हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जम्मू में सुरक्षा हालात को विशेष तौर पर ध्यान रख चर्चा की गई। यहां सुरक्षा बलों की तरफ से बताया गया कि कैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी अंदर घुसने में कामयाब रहे और 9 जून के बाद 4 हमले लगातार हुए। उन सब सुरक्षा स्थितियों से गृह मंत्री को अवगत करवाया गया। बैठक के दूसरे चरण में अमरनाथ यात्रा को लेकर डिटेल्ड सिक्योरिटी रिव्यू किया गया। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और जो लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं उन्हें बंद किया जाए। इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोवल समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुखिया भी शामिल थे। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को कुचलने में कोई ढील न बरती जाए और सख्त से सख्त कदम उठाते हुए हर तीर्थ यात्री की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अब खतरा यह भी है कि आतंकवादियों ने अपना बेस कश्मीर को छोड़कर जम्मू की तरफ शिफ्ट कर लिया है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आतंकवादियों के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं बचा और इस बीच हालात सामान्य हुए तो सुरक्षा बलों ने भी बहुत सी जगहों से चेकपोस्ट वगैरह हटा दी। इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए। अब यह भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर पार से और भी आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। इस बार यह घुसपैठ जम्मू की तरफ से हो सकती है। इस पर भी दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई इस मीटिंग में विस्तार से चर्चा की गई। इस समय किश्तवाड़, डोडा, भदरवा में जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उन सभी एरियाज में भारतीय सेना, स्पेशल फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, क्योंकि डेमोग्राफिकली वो एरिया हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट होता है, उसके साथ साथ उधमपुर और कठुआ से। इसीलिए अलग अलग आरआर यूनिट को भी कहा गया है कि एक साथ ऑपरेशन में तेजी लाए। वहीं इन्फिल्ट्रेशन बिट को फॉइल करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना को साफ शब्दों में कहा गया है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं से भी अगर कोई आतंकी या फिर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी रेंजर्स की आड़ में वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और अगर रिसेप्शन एरिया में जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकियों को लेने जा रहे हैं या उनके हाइड आउट हैं उसको खत्म किया जाए। चुनौती हिंटरलैंड की भी है, क्योंकि इसी जगह पर आतंकी अलग अलग ढोग या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलकर रहने के साथ साथ वहां पर घात लगाकर रेकी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए आतंकियों के सफाई के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा को कहीं भी कोई पैनिक ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए चाहे एरियल सर्विलांस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दिन और रात इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द आतंकियों को पिन पॉइंट तरीके से टारगेट करके एलिमिनेट करने की खुली छूट इस समय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी इन तस्वीरों को देखकर घबराए हुए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस कश्मीर को जलाने में उन्होंने दशकों लगा दिए, वहां मोदी ने धारा 370 हटाकर क्या कमाल कर दिया कि 30 साल में पहली बार हाईएस्ट वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आए मुद्दतें हो गई थी, लेकिन इस बार के चुनावों में दिखा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी से पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी के हौसले इससे कहां पस्त होने वाले हैं। मोदी ने इस बार तय किया है कि इंटरनेशनल योग दिवस पर कश्मीर जाएंगे।
नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर की डल झील के किनारे बैठकर योग करेंगे। उनके साथ और भी सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी लोग रहेंगे जो योग करेंगे। प्रधानमंत्री 20 जून की शाम को ही श्रीनगर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी होम मिनिस्ट्री की इस मीटिंग में निर्देश दिए गए और विस्तृत चर्चा की गई। कुल मिलाकर यह साफ दिख रहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में आ गए हैं। वो एक्शन मोड में चल रहे हैं। 18 तारीख से नरेंद्र मोदी लगातार 4 बड़े राज्यों का दौरा करने वाले हैं। हालांकि इन राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन चुनावी लिहाज से ये सारे राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनाव भले ही हो गए हों, लेकिन इन चारों राज्यों की परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए बड़ी चिंता रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के 18 जून के बाद के 4 दिनों का कार्यक्रम देखिए। शपथ लेने के बाद पहली बार 18 जून को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। इसके बाद 19 जून को वो बिहार के नालंदा में रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाएंगे। 20 जून को प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर 21 जून को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे। चुनावी समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो इन चारों राज्यों में लोकसभा की 165 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और उसके सहयोगी सिर्फ 65 सीटें जीते हैं और 100 सीटों पर उन्हें हार मिली है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जहां इतनी कम सीटें रह गई हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। बीजेपी को यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली। इसीलिए नरेंद्र मोदी का 18 जून का वाराणसी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र वाराणसी पहली बार आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं और समर्थकों को ये उम्मीद थी कि पीएम मोदी की जीत का आंकड़ा 5 लाख के पार होगा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा करीब 1.5 लाख रहा। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी जीत है। वाराणसी के लोगों का आभार जताने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं, जहां पर वो कई घंटे के प्रवास पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को 18 जून को किसानों से संवाद करना है। इसके अलावा वो 300 किसानों को आवास का गिफ्ट भी देंगे। पीएम वाराणसी में 21 किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी फसल पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही देश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मोदी और योगी एक साथ दिखेंगे। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। दोनों के बीच इन चुनावों को लेकर क्या बात होगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को जाएंगे बिहार के नालंदा, जहां पीएम को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होना है। इस कार्यक्रम में मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यहां पीएम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे देश विदेश के स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ लेने के बाद वो पहली बार बिहार जा रहे हैं और नीतीश कुमार अब आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल हैं, केंद्र की सरकार में सहयोगी हैं, उनके मंत्री सरकार के साथ हैं। बिहार के प्रदर्शन से
बीजेपी खुश होगी क्योंकि सहयोगियों के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बीजेपी को 12, सहयोगी जेडीयू को 12, चिराग पासवान को 5 और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली। इस तरह बिहार की 40 में से 30 सीटें जीतने में एनडीए कामयाब रहा। बिहार की परफॉर्मेंस से मोदी निश्चित तौर पर खुश होंगे। हालांकि बीजेपी को पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है। नीतीश और मोदी की जोड़ी इंटैक्ट है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार 5 साल चल रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन विपक्ष बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच में फूट डाल रहा है। अब नया विवाद लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर किया जा रहा है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही ख़त्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे ज़रूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज़्यादा मर्यादित पद होता है, और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है, और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। विपक्ष की हालत अब ऐसी लग रही है कि जैसे वो खिसिया रहा हो, क्योंकि तमाम उम्मीदों के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी ने एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। मोदी पूरी हनक के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बाद भी सहयोगियों के साथ बीजेपी ने कोई हार्ड बार्गेन नहीं होने दी। बीजेपी अपनी शर्तों पर सरकार चला रही है, और यही विरोधियों से देखा नहीं जा रहा। मोदी लगातार अपने सरकारी काम भी कर रहे हैं और उन राज्यों में खुद जा रहे हैं जहां से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि अब चुनाव हो गए हैं। अब सरकार के काम करने का वक्त है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को जा रहे हैं तमिलनाडु, जहां मोदी को 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी है। एक ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल के लिए चलेगी, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन मदुरई से बेंगलुरु के लिए चलेगी। नरेंद्र मोदी वो सब काम कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को करने चाहिए, और मोदी ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके तीसरे कार्यकाल में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज हो जाएगी, और ऐसा लग ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी हार के गम से उबर नहीं पाया है, और इसीलिए अब फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी ईवीएम के दम पर सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव भी फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ये सब देखकर समझा जा सकता है कि आने वाले संसद के सत्र में विपक्ष किस तरह से हंगामा और शोर शराबा करने वाला है।